अभियान की घोषणा। 18 फरवरी को 4 घंटे के लिए रोकेंगे ट्रेन। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया गया फैसला। बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन रैली का चौथा दौर। कूच बिहार में अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। ठाकुरबाड़ी में सभी से मथुआ समुदाय को करेंगे साधने की कोशिश। एलएसी के हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज संसद में बयान। ग्लोबल टाइम का दावा। पैंगोंग से पीछे हटी दोनों देशों की सेनाएं। भारतीय सेना की टिप्पणी से इनकार। देश भर में आज आस्था का पर्व। मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में लगा रहे आस्था की डुबकी। प्रयागराज में प्रियंका गांधी भी लगाएंगी डुबकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व एजेंडे को धार देने में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मौनी अमावस्या के पर्व पर आज संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रियंका गांधी ने प्रयागराज के डीएम को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। तो वहीं प्रियंका गांधी बिना वीआईपी प्रोटोकॉल सामान्य स्थान आरती की तरह संगम की गंगा स्नान करेंगी। आपको बता दें, हालांकि पुलिस प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा जो है मुहैया कराएगी, लेकिन इसके बावजूद प्रियंका की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो एक आम जन की तरह ही आस्था की डुबकी लगाएंगे। आपको बता दें, आज मौनी अमावस्या का पर्व है, जहां पर लाखों श्रद्धालु जो धार्मिक नदियां हैं उसमें डुबकी लगाते हैं और भगवान से अपने स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो वहीं इसी क्रम में विधानसभा चुनाव से पहले अब जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं वो बिल्कुल कमर कस के चुनावी प्रचार की तैयारियों में जुट चुकी हैं। तो वहीं इसी क्रम में कहीं ना कहीं प्रियंका ने ये साफ कर दिया कि बिना किसी वीआईपी प्रोटोकॉल को फॉलो किए वो एक आम जन की तरह ही मौनी अमावस्या के पर्व पर आज संगम की आस्था डुबकी लगाएंगी। आपको बता दें, प्रियंका गांधी आज प्रयागराज पहुंचेंगी, जहां पर प्रयागराज के डीएम को पत्र लिखकर इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई है, जिसमें प्रियंका गांधी ने साफ लिखा है कि वो बिना किसी वीआईपी प्रोटोकॉल के एक सामान्य स्नानार्थी की तरह से गंगा में स्नान करेंगी। हालांकि पुलिस जो है प्रियंका गांधी के साथ रहेगी और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जो है वो पुलिस के कांधे पर होगी। लेकिन प्रियंका ने एक तरीके से ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि प्रियंका जो है आने वाले चुनाव के लिए लोगों में एक नई छवि को लेकर उतरी हैं, जिसके जरिए वो कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाह रही हैं कि वो एक आम जन की तरह लोगों से कनेक्ट कर पाएंगी और उनके साथ जो है एक कॉमन इंसान की तरह, एक नॉर्मल इंसान की तरह ही वो डुबकी लगाएंगी। आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज पहुंचेंगी, जहां वो आज मौनी अमावस्या के पर्व पर आस्था की डुबकी लगाएंगी। प्रियंका गांधी ने इस पूरे कार्यक्रम की जो सूचना है वो प्रयागराज के डीएम को पत्र लिखकर सौंप दी है, जहां पर प्रियंका गांधी ने बिना वीआईपी प्रोटोकॉल के सामान्य स्नानार्थी की तरह संगम के स्नान करने की जो है बात कही है। प्रियंका के बारे में बता दें आपको कि वो जो है प्रयागराज पहुंचेंगी, जहां वो आज मौनी अमावस्या के पर्व पर गंगा स्नान करेंगी। तो वहीं इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जो हैं संदीप त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रियंका जी ने जिस तरह से साफ किया है, ये काफी अच्छा संदेश कहीं ना कहीं जनता तक पहुंच रहा है कि वो बिना किसी वीआईपी प्रोटोकॉल को फॉलो किए एक सामान्य स्नानार्थी की तरह गंगा में डुबकी लगाएंगी। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? प्रतिक्रिया हमारी क्या है, तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, कांग्रेस हरदम सादगी पर विश्वास रखती रही है, चाहे वो किसी भी आप मामले में देख लीजिए। यहाँ तक कि एसपीजी का जो प्रोटेक्शन था उसके लिए भी राहुल जी ने कहा था कि एसपीजी जिस तरीके से जब उनकी सरकार थी लोगों से मिलने नहीं देती है, तो उस पर भी उन्होंने ढील की मांग की थी और उन पर कई बार ये भी आरोप लगे कि एसपीजी के रूल को फॉलो नहीं करते हैं जी। पर कहीं ना कहीं ये नहीं होगा कि उनकी नजर कहीं ना कहीं वो अपनी जड़ें जमाने के लिए और आगामी चुनाव को देखते हुए इस तरह का जो उन्होंने कदम है वो उठाया है?
देखिए, जो इलाहाबाद प्रयागराज में उनको जड़ें जमाने की जरूरत नहीं है। उनका घर है, उनका निवास स्थान है। कहीं न कहीं उनकी जड़ें की आप बात कर रही हैं, जड़ें इतनी मजबूत हैं, बशर्ते ये है कि हो सकता है कि पौधे में कुछ हरी भरी ना हो, हरियाली कम हो। हरियाली की बात तो आप कर सकती हैं, लेकिन जड़ें जमाने की बात आप नहीं कर सकती हैं। जी। प्रयागराज उनका घर है, उनका निवास स्थान रहा है, उनके पूर्वज वहां रहे हैं, एक एक पीढ़ियां रही हैं। तो आप ये नहीं कह सकती कि प्रयागराज में जड़ें जमाने की, हमें जड़ें जमाने की जरूरत नहीं है। प्रयागराज जो है गांधी परिवार का घर रहा है और उनका निवास तो स्थान रहा संदीप जी, है। कहीं ना कहीं जनता ने तो वहां पे बीजेपी को जिताया हुआ है, देखिए, योगी जी चुनाव बैठे हैं जीतना सत्ता में। चुनाव जीतना हारना बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वहां पर कमजोर हो गए या आपके संबंध। आज भी लोग रिस्पेक्ट करते हैं गांधी परिवार के और ये मानते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं से सब लोग जुड़ाव देखते हैं कि हाँ, ये जो है यहीं से निकल कर गए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर जो है अपने गांव से निकल कर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, महाराष्ट्र, अमेरिका कहीं भी चला जाए, लेकिन अगर वो आता है अपनी जमीन पर, अपने यहाँ आता है, तो वो जो जुड़ाव होता है, वो अपनी मातृभूमि का वो जुड़ाव आज भी गांधी परिवार इलाहाबाद से महसूस करता है और इस बात को जनता भी समझती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें जड़ें हमारी मजबूत हैं। बशर्ते ये है कि हो सकता है हम में कुछ कमी रही हो या कुछ भी और बहुत सारे कारण रहते हैं राजनीतिक परिदृश्य में। वो हम चुनाव हारे हो वहां पर, या हम जो है वहां पर कम मजबूत हुए हो राजनीतिक रूप से। लेकिन जहां रही बात सामाजिक संबंध की, आज भी वहां पर राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से कई ट्रस्ट चल रहे हैं। कमला नेहरू हॉस्पिटल चल रही है, वो भी ट्रस्ट के माध्यम से चल रही है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं गांधी परिवार की जो आज भी इलाहाबाद प्रयागराज में मौजूद है। तो संदीप जी, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में भी उनका ये कदम जो है कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद साबित होगा? देखिए, अब ये तो जनता जनार्दन है, वो देख रही है। और दूसरी बात, इलाहाबाद को जो भी कांग्रेस ने दिया है प्रयागराज को, और जो भी वहाँ के आसपास के क्षेत्र हैं, जो कुछ दिया है वो आज तक कोई सरकार नहीं दे पाई है। 6 साल 7 साल की सरकार ये मोदी जी की भी हो गई। स्मार्ट सिटी बन रहा था, क्या बन रहा था, वो आज इलाहाबाद जहाँ का तहाँ रह गया है। आपको जगह जगह गड्ढे देखने को मिल जाएंगे और वो गड्ढे पाटने में हमको लगता है कि इनको 10 साल की सरकार गुजर जाएगी, तब भी वो गड्ढे पाट नहीं पाएंगे। सिर्फ खोद दिए, नाम निशान के लिए लोकार्पण कर दिया गया, शिलान्यास कर दिया गया, लेकिन उस शिलान्यास पर काम नहीं शुरू हो पाया है। और यहाँ पर आप देखिए, फूलपुर से हमारे पहले जवाहरलाल नेहरू जी लड़ा करते थे चुनाव, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोई ना कोई गांधी फैमिली से यहाँ प्रयागराज से चुनाव भी लड़ेगा, ऐसी जहाँ तक मैं समझता हूँ पार्टी की और गांधी परिवार की मंशा है। और ये देखने को मिलेगी, जो पूर्वांचल हमारा कमजोर जोन हुआ करता था, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर बहुत ही दमदार कैंडिडेट गांधी परिवार से लड़ेगा चुनाव। ये आने वाले चुनाव में आशा है। जी संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, प्रियंका गांधी जो हैं वो बिल्कुल जो है कमर कस के तैयारी में जुटी हुई हैं और आगामी चुनाव को देखते हुए भी कई तरीके के हथकंडे जो है कांग्रेस की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें मुरादाबाद से ये खबर है, जहां मुरादाबाद के मंगोलपुरी थाने में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मंचले की एंटी रोमियो द्वारा पकड़ा गया और उसको थाने ले जाया गया। आपको बता दें, थाने में मंचले के परिजन भी पहुंच गए और जहां पर पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने लगे। तो वहीं मंचले के पिता ने पुलिस से हाथापाई भी की और जब थाने में मौजूद पत्रकारों ने ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहा तो मंचले के परिजनों ने पत्रकारों से भी बदसलूकी करनी शुरू कर दी और इसी के साथ ही पत्रकारों के कैमरे को तोड़ने की भी कोशिश की गई है। आपको बताते चले कि मंचले के परिजन थाने में पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते रहे, तो वहीं थाने में तैनात दरोगा और सिपाही तमाशबीन बने रहे। इसी बीच पुलिस ने मंचले युवक और परिजनों को बिना कोई कार्रवाई करे थाने से भगा दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब पत्रकारों ने पुलिस से कार्रवाई करने का दबाव बनाया, तब जाकर पुलिस ने आरोपी पिता और मंचलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। आपको बता दें, ये पूरी जो वारदात है ये मुरादाबाद से सामने आई है, जहां पहले तो एंटी रोमियो स्क्वाड ने उस मंचले को पकड़ लिया और उसे थाने ले आई, लेकिन इसके बावजूद उस पर किसी तरह की कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जब पत्रकार वहां पहुंचे और उन्होंने ये पूरा जो मामला है अपने कैमरे में समेटना चाहा तो उनका कैमरा भी तोड़ने की कोशिश की गई। आपको बता दें, मंचले के जो परिजन थे उनकी दबंगई जो है थाने में भी वो दबंगई दिखाने से बाज नहीं आए और पुलिस के सामने ही पत्रकारों के साथ अभद्रता करने लगे हैं, और जिसके बावजूद पुलिस की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, बल्कि उस मंचले को उसके परिजनों समेत थाने से
भगा दिया गया और वो वहां से चले गए, जबकि किसी तरह की कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से अभी तक सामने नहीं आ पाई है। आपको बताते चले, पूरा मुरादाबाद का जो है ये पूरा मामला है, जहां पे एंटी रोमियो स्क्वाड ने एक मनचले को पकड़ा, लेकिन पकड़ने के बावजूद उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं इस बीच जब पत्रकारों ने अपने कैमरे में ये सारा वारदात जो है, तो वहीं इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दानवीर जी, क्या रहा पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुरादाबाद के मुगलपला थाना क्षेत्र का ये मामला है। बीती रात की बात, शाम की बात है। जो हम बताएं तो शाम की जब एंटी टीम कहीं चौराहे पर खड़ी थी, उसके बाद एक मनचले ने एक लड़की को छेड़ा था। उसके बाद पुलिस ने रंगे हाथों वही पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने मनचले को पकड़ा, उसके बाद उसके साथी जो होते हैं वो पुलिस पर अभद्रता करते हैं, साथ ही साथ पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी करते हैं। और उसके बाद पुलिस मौके पर और भारी मात्रा में पुलिस पहुंचती है, तो वहां से उसे मनचले को पकड़कर थाने लाया जाता है। ये थाना मुगलपुरा लेकर जब पुलिस पहुंचती है, तो उसके बाद पत्रकारों को सूचना मिलती है, तो मौके पर पत्रकार भी पहुंचते हैं। जैसे ही पत्रकारों ने अपना कैमरा थाने में चलाना चाहा, तो उन्होंने पत्रकारों के साथ भी अभद्रता की। उसके बाद उस कैमरे पर हाथ मारा और पत्रकार का कैमरा भी गिर गया, जो कैमरा टूटा है। लेकिन सवाल तो ये उठते हैं कि आखिरकार पुलिस जो आरोपी है, जो कि चला है, वो पहले से ही एक तो हिस्ट्री शीटर है और वांछित भी चल रहा है। लेकिन ऐसे वांछित चलने वाले बदमाशों को बेखौफ होकर जिले में घूमने का रास्ता मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पत्रकार सही, जब पुलिस सही, क्या आम जनता सही, उन पर तो वो हावी हो गई, जो सामने तस्वीरें थाने से आई है। जी दानवीर जी, अभी हाल ही में, ज्यादा देर नहीं हुई है, काशगंज में पुलिस का हत्याकांड पूरा जो मामला है आपने सुना ही होगा, इसके बावजूद पुलिस ने इस तरह का लापरवाह रवैया अपनाया है। जैसे कि आप बता रही हैं हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है, तो इसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, बिल्कुल अभी तक की जानकारी में जो मैंने अभी अपने साक्ष्य जो जुटाए हैं, वो यहाँ तक है कि वो हिस्ट्री शीटर था और जिस तरीके से बेखौफ होकर घूमता था, वो एंटी रोमियो टीम की सामने एक लड़की को छेड़ता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर तो सवाल खड़े होते ही हैं। और जो मन चला है वो कितने बेखौफ होकर घूम रहा है, पुलिस के सामने ही लड़कियों को छेड़ने का काम कर रहा था। उसके बाद उसे पुलिस पकड़ती है, तो पुलिस पर हावी होता है, थाने में जाकर पत्रकारों पर हावी होता है। तो कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री सीटर है, वो कहीं ना कहीं आज भी पुलिस पर भारी था। तो किसी आला अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया इस पे सामने आई है? ये पूरा जो मामला है किसी बड़े पुलिस ऑफिशियल तक पहुंचा है क्या अभी तक? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, एसपी सिटी अमित आनंद जी है, उन्होंने बताया है कि इस मामले को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दो लोग थे, वो दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल तो यहाँ उठते हैं कि इस तरीके से पुलिस मूक दर्शन बनी रही और थाने में पत्रकारों के साथ वो हिस्ट्री सीटर है, उसके परिजन इस अभद्रता करते रहे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। और अधिकारियों ने अभी तक कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों आगे की कार्रवाई नहीं की गई, और हिस्ट्री शीटर था तो बाहर क्यों घूम रहा था, ये बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस महकमे पर एक बार फिर शर्मिंदगी जैसा ये दाग लगता हुआ नजर आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब बदमाशों की जगह पुलिस बदमाशों से डरने लग गई है, इसीलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और उसे साफ जाने दिया? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी कल परसों एक मामला हुआ है, जो एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है। पुलिस जो शराब माफिया थे, उन्होंने पीट कर उसकी हत्या कर दी, तो उसे भी नहीं बुला सकते। चंद महीनों ही पहले एक बिकरू कांड हुआ था, तो कहीं न कहीं पुलिस को इस चीज से सीख लेनी चाहिए और आगे के लिए अपने आप को अलर्ट रखना चाहिए। और बदमाशों से कैसे निपटना है, लुगंडों से कैसे निपटना है, ये पुलिस को कहीं ना कहीं अभी सीख पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। पुलिस अपने आप को बदमाश और हत्यारों के सामने अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। जो तस्वीरें आप रात की बयां करा रही है मुरादाबाद की, क्योंकि जो पिछले अभी 2 दिन पहले ये मामला हुआ है, पुलिसकर्मी शहीद हुआ है, दरोगा जी का भी अभी स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन उन्हें फिर भी इस तरीके से हल्का हाथ डालना किसी बदमाश पर खतरे से खाली नहीं है। जो रात तस्वीरें देखने मिली, जब वो थाने में ही पत्रकारों को अभद्रता कर रहा था, तो उसके बाद कहाँ गई थी पुलिस, कहाँ गए थे पुलिसकर्मी, कहाँ पर थे, क्या सो रहे थे, क्या वो उस अधिकारी मौके पर थे, तो क्यों कार्रवाई नहीं की गई, और क्या बर्ताव उस आरोपी के खिलाफ पुलिस ने किया है, ये अभी कोई तस्वीरें सामने नहीं आई है। लेकिन अभी तक की जानकारी में मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये आरोपी और जो हिस्ट्री सीटर था,
वो अभी तक पुलिस पर हावी रहा था और रात तक पुलिस पर हावी रहा था। उस हावीपन में ही पत्रकारों पर अभद्रता करने का मामला उसने सामने किया था। जी दानवीर, बहुत बहुत धन्यवाद दानवीर जी इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पीएम नरेंद्र मोदी से बुधवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फोन पर बातचीत की। ये फोन कॉल खुद कनाडा के पीएम ट्रूडो ने किया था और फोन पर पीएम ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा में कोरोना वायरस से व्याप्त हालात के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कनाडा के लिए कोरोना वैक्सीन की जरूरतों से भी पीएम मोदी को अवगत कराया और इसी के साथ ही पीएम मोदी ने ट्रूडो को हर संभव मदद करने के लिए आश्वस्त किया है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने जैसे अन्य देशों को वैक्सीन मुहैया कराई है और मदद की है, उसी तरह से कनाडा के लिए भी मदद की जाएगी। अन्य देशों में भारत की तरफ से दी गई कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्रूडो ने कहा कि अगर विश्व भर के देश कोरोना से जंग जीत जाते हैं तो इसमें भारत की मेडिकल क्षमता और पीएम मोदी के नेतृत्व की अहम भूमिका होगी। पीएम मोदी ने ट्रूडो के इन शब्दों के लिए उनका अभिवादन किया और इसी के साथ ही दोनों राष्ट्र के संबंधों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत की गई। दोनों देशों के बीच जलवायु परिवर्तन और कोरोना महामारी संकट जो है, इस सब के चलते जो समस्या, जो आर्थिक दिक्कतें आई हैं, उसके बाद भी आपको बता दें कि उसका मुकाबला करने में दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ सहमति जताई है। तो वहीं इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव जी, क्या कुछ पूरा मामला रहा, जरा बताइए विस्तार से। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें अब कोरोना काल की, तो बिल्कुल भारत के अंदर स्थिति काफी हद तक सुधरती नजर आ रही है और उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो भारत की वैक्सीन थी वो कहीं ना कहीं अब विदेशों के अंदर भी जाने लगी और उसको लेकर ही कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, जो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को फोन कर को स्पष्ट कहा कि जो कोरोना वैक्सीन है वो आपकी उपलब्धि है, उसके भारत के अंदर जो वैक्सीन बनी है वो कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर जो स्थिति संभाली है भारत में भी, वो कहीं ना कहीं भारत की तारीफ करते नजर आए। वो जिस तरीके से, मगर जो भारत की जो वैक्सीन है उसको भी कहीं ना कहीं वो अपने देश के अंदर लागू करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। मगर उसी को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो भारत की जो वैक्सीन है वो उन तक भी पहुंचाएंगे। मगर देखना वो सारी प्रक्रिया किससे अपनाएंगे। मगर जिस तरीके से लगातार भारत की वैक्सीन की जो तारीफ करते नजर आए, या फिर कहें जो कैसे भारत की स्वदेशी वैक्सीन है उनकी तारीफ करते नजर आए, और लगातार कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर जो स्थिति बिगड़ी थी उसको भारत ने सबसे ज्यादा अपने आप को संभाला और वर्ल्ड के अंदर ये दिखाया कि भारत किस तरीके से मजबूत है और लगातार कहीं ना कहीं कोरोना काल की जो स्थिति थी उसको कंट्रोल करने के साथ साथ यहाँ तक कि अपनी ही खुद स्वदेशी वैक्सीन बनाकर और देशों के अंदर मुहैया कराना, तो कहीं ना कहीं भारत की काफी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और भारत की कहीं ना कहीं तारीफ भी हुई है। मगर इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो भारत के कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी भारत की तारीफ की और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ करी कि जिस तरीके से वैक्सीन बनी है और वैक्सीन का जो दूसरे देशों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ तक कि लगातार कोशिश की जा रही थी कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा स्थिति भी कहीं ना कहीं भारत के अंदर ही बिगड़ी थी और कहीं ना कहीं उस स्थिति को अब संभाल लिया गया है। लगभग कह सकते हैं कि पर डे के हिसाब से पूरे देश के अंदर लगभग 5 से 6 हजार पेशेंटों की गिनती है। बस कहीं ना कहीं ये कुछ और समय जाएगा जिससे कहीं ना कहीं भारत के अंदर बिल्कुल कोरोना का नामोनिशान खत्म हो जाएगा। मगर जिस तरीके से भारत की वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं विश्व के अंदर अपना एक कहता मुकाम बनाती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कनाडा के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह सकते हैं जस्टिन ट्रूडो जी, जो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके कहा कि आपकी वैक्सीन जो है वो काफी बड़ी उपलब्धि है और भारत के अंदर जितनी भी पत्ती है, चाहे वो कह सकते हैं देशी दवाई हो या फिर और तरीके की मेडिकल हो, तो वो कहीं ना कहीं तारीफ करते नजर आए। मगर जिस तरीके से भारत ने अब विश्वास दिलाया कि वो उन तक वैक्सीन पहुंचाएंगे, तो देखना होगा किस तरीके की वैक्सीन पहुंचाते हैं। मगर जिस तरीके से विश्वास दिलाया भारत ने, तो कहीं ना कहीं साफ है भारत बड़े कदम उठाते नजर आ रहा है। जी तो राजीव जी, कुछ पता चल पाया है कि कितनी वैक्सीन जो है कितनी मात्रा में मंगाई गई है कनाडा से? देखिए बिल्कुल सारी, जिस तरीके से अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कितनी वैक्सीन मांगी गई है उन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने कहा है कि वैक्सीन उन तक मिलेगी और उनकी जो खपत होगी वो तक वहां तक पहुंचाई जाएगी। मगर जिस तरीके से बात करें जिस वैक्सीन की, तो वैक्सीन अभी स्पष्ट नहीं की गई है कि कितनी मात्रा में मांगी गई है या कितनी मात्रा में भारत देगा उनको। मगर ये जरूर है लगातार जिस तरीके से पद्धति हासिल करता नजर आ रहा भारत, तो भारत की जो मुकाम है वो कहीं ना कहीं काफी ऊंचा आ चुका है और काफी वर्ल्ड के अंदर एक फेमस कैसे स्थान पर आ चुका है कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर भी। और भारत ने जो कोरोना काल के अंदर दिखाया करके
वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर एक उपलब्धि हासिल की है। मगर कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राहे नहीं है कि भारत जो है लिटरली आत्मनिर्भर भारत के तौर पे जो है उभर कर आया पूरे विश्व के पायदान पर जो है, और भारत ना केवल अपने देशवासियों की बल्कि दूसरे देशों की भी काफी मदद करता हुआ नजर आया। तो इस बीच कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से इस तरह की जो वैक्सीन मांगी गई है भारत से, ये अपने आप में काफी जो है काफी कुछ दर्शाता है। तो और कुछ क्या मुद्दों पे बात की गई राजीव जी, कुछ इस बारे में बताइए। देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से भारत की वैक्सीन की जो बात हुई थी तो वो कहीं ना कहीं उपलब्धि जरूर गिना रहे थे, मगर भारत के साथ साथ और भी कहीं ना कहीं भारत और कनाडा के अब रिश्ते मजबूत होते नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से पर्यावरण की बात करें, पानी की बात करें या फिर और चीजों की बात करें, तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो पूरा देश विश्व भारत के ऊपर निगाहें रखता है, भारत से मांगने की कोशिश करता है। मगर जिस तरीके से अब कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी कहीं ना कहीं विश्वास जताया कि भारत उनकी मदद करे, और लगातार भारत को भी विश्वास है कि कनाडा भी कहीं ना कहीं उनके मित्रता बढ़ेगी नजदीक और कहीं ना कहीं और ज्यादा फायदा होगा। मगर जिस तरीके से दोनों देश अब एक होते नजर आएंगे और उनके बिजनेस के सेक्टर में भी या फिर कहें और स्थितियों के अंदर भी, तो कहीं ना कहीं भारत की बड़ा हुकाम, भारत का जो बड़ा मकाम है वो हासिल करता नजर आएगा। मगर कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर एक भारत अपने आप में एक ऐसा मुकाम हासिल कर चुका है, चाहे वो वैक्सीन के अंदर हो या फिर और चीजों के अंदर हो, तो कहीं ना कहीं भारत की तारीफ होती नजर आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पे आपको बता दें बिजनौर के किरतपुर कस्बे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब किन्नरों के साथ उलझना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि गुस्साए किन्नरों ने मनचले युवक की पिटाई कर दी और मौके पर काफी हंगामा भी हुआ। तो वहीं बताया जा रहा है कि मनचला युवक किन्नरों से छेड़छाड़ कर रहा था, तभी गुस्साए किन्नरों ने बीच बाजार में युवक की पिटाई कर दी और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें ये पूरा जो वारदात है, ये पूरी घटना जो है बिजनौर से सामने आई है, जहां पे किन्नरों के साथ एक मनचला बदतमीजी कर रहा था, बदसलूकी कर रहा था, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके बाद गुस्साए किन्नरों ने सरे बाजार उस युवक की जमकर पिटाई की। इसी के साथ ही जो पिटाई का पूरा वीडियो है वो वायरल हो गया है, जिसके बाद से ही युवक की काफी जो है किलकिरी उड़ी है। और इसके बाद आपको बताते चले कि बिजनौर से ये मामला पूरा सामने आया है, जहां पे किन्नरों से छेड़छाड़ करना एक युवक को बहुत भारी पड़ गया। आपको बता दें कि किन्नरों के साथ ये व्यक्ति काफी देर से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके बाद किन्नरों ने मनचले युवक की पिटाई कर दी और मौके पर भी काफी हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि मनचला युवक किन्नरों से छेड़छाड़ कर रहा था और तभी गुस्साए किन्नरों ने बीच बाजार में युवक की पिटाई कर दी। तो वहीं इस पूरी घटना का जो है वीडियो भी बना दिया गया और जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले ये पूरी जो वारदात है, पूरी जो घटना है बिजनौर से निकलकर सामने आई है, जहां पर किन्नरों से छेड़छाड़ करना एक युवक को बहुत भारी पड़ा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से किन्नर जो हैं इस युवक की पिटाई कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है, आपको बता दें ये वीडियो वहीं से वायरल हुआ है, किसी ने अपने फोन पर ये वीडियो शूट किया और ये वायरल कर दिया, इंटरनेट पे डाल दिया, जिसके बाद से ही इलाके में काफी हड़कंप मच गया है। तो वहीं प्रशासन भी हलचल में नजर आया। आपको बताते चले कि ये युवक किन्नरों से बदसलूकी कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था, जब गुस्साए किन्नरों ने इस पर हमला बोल दिया और जमकर पिटाई की। तो वहीं इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए लोकेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र जी, क्या रहा पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट है इसमें अभी तक? मैं बता दूं, ये किन्नर बाजार में खरीदारी करने गए थे, लगातार ये युवक इनके पीछे था और बाद में छेड़छाड़ करने लगा। किन्नरों के बार बार समझाने के बावजूद भी ये युवक नहीं माना। उसके बाद किन्नरों ने इसको बीच बाजार में पीटना शुरू कर दिया और जब इसे अपनी बेइज्जती दिखाई दी तो उनके हाथ पैर भी बाद में तोड़ने लगा कि मेरे से गलती हो गई। लेकिन किन्नर ने जब तक उसकी अकल ठिकाने लगा दी थी, लगातार धुनाई आप देख रहे हो खुद ही वीडियो में, कि लगातार वीडियो में उसकी कैसे पिटाई की, दुकान से खींचकर भी बाहर लाया गया और किन्नर माफी मांगता रहा। बाद में ये माफी मांगता रहा युवक की मेरे से गलती हो गई। तो पूरे बाजार में इस तरह की हरकत हुई है, तो पुलिस क्या कर रही थी उस टाइम पे? कोई पुलिस कांस्टेबल या कोई भी अधिकारी वहां पे मौजूद नहीं था क्या? नहीं, कोई अधिकारी नहीं था, क्योंकि बाजार का ये मामला है अंबेडकर चौक का, वहाँ दुकानें लगातार खुलती हैं और वहाँ कोई पुलिस प्रशासन का जो भी व्यक्ति है वो रहता नहीं है। कोई मामला होता है तो फोन पर पहुंच जाते हैं, उसके तुरंत बाद ही पुलिस बाद में पहुंच गई थी, इसको उठाकर थाने भी ले गई थी पुलिस। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां लखीमपुर खीरी में एक गांव बिछौली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पत्नी ने अपने पति को
एक पति ने जो है अपनी पत्नी को संदिग्ध अवस्था में मृत पाया और मृत महिला के परिजनों ने उसके पति और परिवार पर उसको मार देने का आरोप लगाया है। इस आरोप के आहत होकर पति ने फांसी पर झूलकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं आपको बता दें कि मृतक कुंवर सिंह के परिवार वालों का कहना है कि मृत महिला के परिवार वालों ने युवक को मारकर ही टांग दिया है। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और दोनों शवों को पोस्टमार्टम में लेकर कार्रवाई में जुट चुकी है। आपको बता दें ये जो पूरी घटना है लखीमपुर खीरी से सामने आई है, जहां पर एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद महिला के परिजनों ने महिला के पति पर ही उसको मारने का आरोप लगा दिया था, जिसके बाद आरोपों से परेशान होकर उस शव की जो है उस जो पति है महिला का, तो उसका शव भी फांसी पर लटका हुआ मिला, जिसके बाद पति के परिजनों की तरफ से इस तरह का आरोप सामने आया है कि महिला जो मृत महिला है उसके परिजनों ने दबाव डाला है और कहीं ना कहीं उन्होंने ही उसकी हत्या करके उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया है। ये पूरी जो मामला है लखीमपुर खीरी से सामने आया है, जहां पर आपको बता देते हैं पहले उनका ध्यान था, उनकी जो बहन थी उन्होंने कहा कि उनको तुम अगर रुचि मर पहले बीनू तुम मर जाओ, हम इनको सबको फंसा देंगे, सबको मार डरेंगे, ये घर में छप्पर है या मकान क्यों नहीं बनवाते हैं। अब हमारे अम्मा के कैंसर है, हमारी माता जी के कैंसर है और श्वास नली में एक पथरी भी है, उनका ऑपरेशन भी होना था। भाभी ने तो वहीं इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज जी, क्या रहा पूरा मामला? जी, पूरा मामला जनपद लखीमपुर खीरी के गोला कोतवाली क्षेत्र का मामला है, बिजौली गांव का, जहां पर बीती रात जो है पत्नी की मौत के बाद जब पत्नी के परिजनों ने आरोप लगाया कि हमारी लड़की को मारकर लटकाया गया है, तो जिस पर पति ने आहत होकर खुद आत्महत्या कर ली। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि आपको बता दें कि एक शख्स की पत्नी की जो है हत्या हो गई थी, जिसके बाद पत्नी के परिजनों की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए गए कि ससुराल जनों ने उसको मार दिया है, जिसके बाद पति ने परेशान होकर कहीं ना कहीं उसकी हत्या हो गई, जिसके बाद पति के परिजनों की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि उसने आत्महत्या ना करके बल्कि पत्नी के परिजनों ने ही उसको मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया है।